आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एशियाई न्यूज से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ की हम लोग देखा जाए तो कल्याणपुर की जो हम लोग हमारी विधायक श्रीमती नीलिमा कटियार जी, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आइए सीधे इन्हीं से वार्ता करते हुए। मैम, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में और हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एशियाई न्यूज़ चैनल को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, हम जैसे कि देख रहे हैं कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते जहां हम लोग ने देखा मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक संगठन जो कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन आपके पास है और उसको आपके कार्यकर्ताओं ने ही उसको सफल बनाया। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, क्या राज है? आज भारतीय जनता पार्टी के लगातार कई पीढ़ियों की समर्पित श्रृंखला ने भारतीय जनता पार्टी को आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का गर्व और गौरव दिया है। और इसके पीछे केवल और केवल एक कारण कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस विचारधारा से आ रहे हैं, जिस सोच से आ रहे हैं, उस सोच में दल बाद में है और देश पहले है। और जहां राष्ट्रहित होगा, जहां राष्ट्रहित वंदना होगी, वहाँ और उस दल का परिवार स्वाभाविक है कि वो बढ़ना ही बढ़ना है। मैम, हमने देखा कि इधर जो उपचुनाव हुए उसमें ज़बरदस्त देखा जाए तो वो मैंडेट मिला और साथ ही हमने बिहार में भी देखा। तो ये जो उपचुनाव रहे, क्योंकि आप चुनाव प्रभारी भी हैं, आपको जो है जनता से सीधे सीधे देखा जाए तो आपने संपर्क किया, एक बेहतरीन कनेक्टिविटी बनी। तो क्या जन समस्याएं ऐसी रहीं जिनको कि आपको लगता है कि शासन के सामने अभी आप उठाएंगी इसको? देखिए, लगातार जब से देश की जनता ने सम्मानीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में उन पर विश्वास किया। जनहितकारी, लोकहितकारी न सिर्फ योजनाएं, पॉलिसीज़ बनी हैं, बल्कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ धरातल पर भी उतरी हैं। आज हम जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस मजरे, जिस पूर्वे में जा रहे हैं, एक बड़ी संख्या में धरातल पर हम लाभार्थियों को उन योजनाओं के रूप में पा रहे हैं। और ये वही जो कनेक्टिविटी सम्मानीय मोदी जी की योजनाओं की, सम्मानीय योगी जी की योजनाओं की आम लोगों के साथ बनी है और जिनको आवश्यकता थी उनके साथ बनी है। और निश्चित रूप से समाज जो आवश्यकता वाला नहीं भी है, वो देख रहा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था के साथ ये सरकार समग्रता में विकास को पूरा करती हुई और सबके साथ सबके विकास को और सबके विश्वास को जोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। तो जिस प्रकार से विश्वास का लगातार प्रकटीकरण, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, और आज फिर जब 2020 में बात कर रहे हैं तो आप हमसे फिर यही पूछ रहे हैं, क्योंकि और हम आगे भी आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की काम कर रही हैं, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी हर भूमिका में अपने पूरे विश्वास के साथ जनहित और सेवा ही संगठन मानकर काम कर रहा है। तो लोगों का विश्वास इस प्रकार से जुड़ना स्वाभाविक है। मैम, हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरव हमारे भारतवर्ष का संपूर्ण वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एक बेहद सकारात्मक रूप से न केवल भारत में, बल्कि हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे कि व्यूअर्स दर्शक इस समय देखा जाए गल्फ कंट्रीज में भी हैं और हमारा देखा जाए तो इस समय यूरोप में भी कई हमारे दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं और हम लोग को किस प्रकार का फीडबैक देते हैं कि इस पार्टी के अंतर्गत आपकी जो भारत सरकार का इस समय शासन पूरा कार्यकाल चल रहा है, इसके अंतर्गत जितने भी विकास कार्य हैं वो धरातल पे कितनी अच्छी तरह से क्रियान्वित हो रहे हैं और इसका जनता को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। आखिर क्या कारण है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अनर्गल बयान देता आ रहा है? जिन मूल्यों के आधार पर सोची गई थी, आज निश्चित रूप से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया आज सोच रही होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही में जो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए, आज उस भूमिका पर विपक्ष नहीं है। भारत इस दृष्टिकोण से मैं इसको कमतर आंक रही हूँ, क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष के पास कोई बात ऐसी नहीं बची और इसको रचनात्मक भी किया जा सकता था अगर पॉलिसीज़ बन रही हैं, पॉलिसीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ बन रही हैं,
पॉलिसीज़ बेईमानी से मुक्त बनाई जा रही हैं, कैसे उसका डिलीवर जिसके लिए वो पॉलिसी बन रही वहाँ तक इस तरह से हो, ये योजनाएं बन रही हैं। तो लोकशाही में जिसमें जनता ही जनार्दन है और उन्हीं के लिए काम करना है, और अगर कोई सरकार इस तरह से काम कर रही है तो सरकार का और विपक्ष का जो भूमिका है कि उसमें कोई कमी आए और उस विषय को वो उठाएं। इन अनर्गल जो ये मुद्दा विहीन, तथ्य विहीन बातें जिनका कोई जनहित कारी उसका सरोकार नहीं है, इस तरह की बातें विपक्ष से भारत में पूरी दुनिया देख रहा है। तो इस दृष्टिकोण से मैं इसे भारत की कमी ही बताऊंगी। मैम, हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया कि आत्मनिर्भर भारत, और इसी को चलते हम देखते हैं कि यहाँ के ऊपर जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो है एक अभियान चलाया जा रहा है। आखिर इसके तहत अगर हम कानपुर शहर की बात करें तो इसके अंतर्गत आखिर किन किन उत्पादों को रखने की श्रेणी में रखा जाएगा, या इससे किस प्रकार से हमारा जो एक हस्तकरघा या देखा जाए तो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, इससे किस तरह से लाभान्वित होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव, भारतीय जो पहचान है उससे ही, और ये स्व की पहचान है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कानपुर हो, और जो लोकल को वोकल और उसके बाद उसको ग्लोबल करने की बात है। तो अपने को स्वावलंबी बनाकर, अपने को आत्मनिर्भर बनाकर और अपनी पहचान से, अपनी विशिष्टता से गौरवान्वित होकर जब कोई व्यक्तित्व आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से आज अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी बनाने की सोच रहे हैं, वैश्विक परिदृश्य में भारत को लाने की सोच रहे हैं, तो वैश्विक परिदृश्य में भारत अपनी पूरी सामर्थ्य को जुटाकर ही आगे चमक सकता है। और सामर्थ्य स्व से आती है, और जो स्व से सामर्थ्य आ रही है, आज अगर हम कानपुर में बैठे हैं, हमने लेदर लिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, और लेदर के बाद जब हम और डीप गए, और कानपुर जो मैनचेस्टर है यूपी का, एक देश का बहुत बड़ा केंद्र है, और उसमें जब और हम अंदर गए तो होजरी आता है। जब तक हम कानपुर के अंदर होजरी को नहीं कनेक्ट करते हैं तो हम ODOP जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्लानिंग है, और बहुत सफल प्लानिंग है, अकेले माने आज हम जब युवाओं को बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उनके हाथ को रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जब हम ये कह रहे हैं कि नौकरियां जिसको कहते हैं, सरकारी नौकरी जिसे कहते हैं, वो हमने आज अगर पिछली कई सरकारों ने अपने पूरे कार्यकाल में जो नहीं दे पाया, हमने कोविड के इस वैश्विक आपदा के समय में भी 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। 26 लाख से ज़्यादा जो बेरोजगारों को रोजगार, हाथ में उद्यम मिले, ऐसा परिवेश दिया है, ऐसा परिदृश्य दिया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हो, चाहे हमारा सोलर एनर्जी, और ये सारा कुछ हम कंबाइंड करके कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की रीच है वो लोगों तक पहुंचाने की बात हो। 26 लाख से ज़्यादा आज हम कह रहे हैं, और भी आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, तो ये कोशिश भी चल रही है। तो इसको हम आत्मनिर्भर भारत, निश्चित रूप से सशक्त और समर्थ भारत जाने की दिशा में, और जिस तरह से कोविड के समय में आपदा में भी संभावना देखने की बात है, तो आपदा में संभावना और आपदा में अवसर एक दूरदृष्टि रखने वाला नेतृत्व ही देख सकता है, और केवल एक व्यक्ति ये दृष्टि देखेगा तो संभव नहीं। उन्होंने पूरे देश को, पूरे जो हमारे 130 करोड़ हैं, उन सबको एक एक कदम आगे बढ़कर इस भारत को बढ़ाने की बात कही है। निश्चित रूप से जो ठीक समय पर हमारी इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी पीछे जा रही थी, और ऐसे समय पर जो संबल दिया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, जो पैकेजेस आए, उन पैकेजेस के माध्यम से चाहे लघु उद्यम हो, चाहे कुटीर हो, चाहे हमारे जो 1.70 लाख करोड़ का जो गरीबों के लिए पूरी प्लानिंग्स नीचे उतर करके आई संबल देने के लिए, तो जिस प्रकार की आवश्यकता, जिस तरह के आर्थिक सहायता की आवश्यकता जिस क्षेत्र को पड़ी है, उस समय पर कोविड में वो मुहैया कराई गई है। निश्चित रूप से इस आपदा से भारत बहुत मजबूती से आगे निकल करके आया है। विभाग की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि भविष्य में देखा जाए तो आने वाले समय में न केवल रोजगार को देखते हुए बल्कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वो जो है सीधे सीधे हमारे स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाएंगे? एक मैं कहूँगी कि भारतीय परिस्थिति के लिए एक बहुत बड़ा, एक जिसको मैं कहूँगी टर्निंग पॉइंट, 36 वर्षों के बाद भारत के अंदर एक नई शिक्षा नीति बननी चाहिए, इस पर विमर्श शुरू हुआ।
और 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें, शिक्षाविदों ने और अलग अलग क्षेत्रों के जो मर्मज्ञ थे उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। और उसके बाद ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज हमारे सामने है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा मैंने पहले कहा कि स्व से जुड़ा हुआ, सामर्थ्य को जोड़ता हुआ जो व्यक्तित्व बनता है वही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण दैदीप्यमान करता हुआ पूरी दुनिया में बना सकता है। इसी को जोड़ती हुई, इसी चक्र को पूरा करती हुई मेरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। उसमें चाहे निज भाषा हो, चाहे निज परिवेश हो। आज हम कानपुर में बैठकर बात कर रहे हैं, आज बुंदेलखंडी में जो हमारे प्राइमरी है विद्यालय, उनके लिए बुंदेलखंडी, अवधी, इस प्रकार की लोक भाषाओं में किताबें छप रही हैं। मैंने एक साइंटिफिक ये फैक्ट है कि जो 5 वर्ष तक का बच्चा है या बच्चा है, छोटा है, उसकी ग्रास्पिंग पावर जिस समय सबसे ज़्यादा है, अगर वो निज भाषा में पढ़ता है तो उसका बहुत ज़्यादा उसमें विस्तार होता है, उसकी क्षमता का विस्तार होता है, आगे सहायता मिलती है। मल्टी इंट्री, मल्टी एग्जिट है, और उसमें आखिरी के जो स्नातक का अंतिम 6 महीने का है, उसको ट्रेनिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। आप कई सारे मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ उसको जोड़ करके पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो फाइन आर्ट अच्छा करता हो, मैथ्स भी अच्छी हो। तो पहले की शिक्षा नीति बड़ी सीमित करती थी। आज जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो व्यक्तित्व को संपूर्णता में, समग्रता में आगे ले जाने की क्षमता रखती है। मल्टी इंट्री, मल्टी एग्जिट के मामले में, और जो डिग्री प्रोग्राम है पूरा, उस पूरे डिग्री प्रोग्राम के अंदर हमारा जो भारत की मेधा है, भारत की योग्यता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पूरी मेधा योग्यता को विश्व पटल पर लाने की क्षमता रखती है। मैम, हम चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को आप कोई संदेश दें। देखिए, बहुत बड़ी आपदा कोविड-19 हमारे सामने थी। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने अपने घुटने टेक दिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेडिकली हो, चाहे और फील्ड्स में देखें, वो इतना मजबूत नहीं था। लेकिन सबने जिस प्रकार से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोविड के समय में एकजुटता दिखाई और इस जो चेन जो थी उसको तोड़ने का काम किया, वायरस की चेन को तोड़ने का काम किया। लॉकडाउन का अनुपालन हो, चाहे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने की बात हो, चाहे आगे बढ़कर आकर इन आपदा के समय में एकजुट होकर इस कोरोना वायरस से लड़ने की बात हो, हम आगे निकलते आए हैं। आज दीपावली का पर्व है, आज गोवर्धन अन्नकूट की पूजा है। मैं आप सबको, जो आप सब सुन रहे हैं, सुरक्षित दीपावली के लिए, और जिस प्रकार से सहयोग, पटाखों को रोका गया प्रदूषण को रोक के कारण, आज हमारे किसान भाई भी पराली के माध्यम से प्रदूषण को बचाकर रख रहे हैं, सबके लिए कोशिश कर रहे हैं, समग्रता में प्रयास कर रहे हैं। मेरी आप सबको सुरक्षित दीपावली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी वजह से हम ये सुरक्षित दीपावली मना पा रहे हैं, जो सीमा पर हमारे जवान खड़े हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि एक दिया हमारे देश के उस जवान के नाम जो सीमा पर डटकर रात दिन खड़े हुए हैं, और उनके ही कारण हम यहाँ सुरक्षित दीपावली मना रहे हैं। उनका स्मरण रखते हुए अपनी दीपावली को मनाएंगे। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ देखा जाए तो राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो बातें बेबाकी से इन्होंने रखी है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जो हमारी मोदी जी ने दिया, और साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि समग्र विकास का जो देखा जाए मूल मंत्र है, जिससे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और भारतीय समाज के अंतर्गत हर तबका, हर वर्ग इसे अपनी ही सरकार समझे, और शासन के अंतर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। इसी के तहत आइए हम आपको फिर किसी बड़ी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।